हमारे फिजिक्स के लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ जो फिजिक्स की क्लास में बैठे मेरी नज़र में? प्रीलिम्स। सबको रोज डांटता हूँ तो क्या कह देता हूँ, भाई कंप्रेंशन पुअर है, पहले प्रीलिम्स तो पास करो, प्रीलिम्स पास करोगे तभी मेंस का कोई रोल है। गुड। तो जो फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम पास करता है वो ये सबको मालूम है उसका प्रीलिम्स में कितने नंबर ज़्यादा होते हैं, उसके कम से कम उसके 15 मार्क्स ज़्यादा होते हैं। और अभी इनके पास 2 या 3 महीने, तो मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट, वैसे तो मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं, इनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले जो हैं, जो 3-4 इस तरीके से अभी हैं मेरे पास 2-3 महीने के लिए, अगर ये प्रीलिम्स की क्लास ले लें तो आपको कम से कम 15 से 20 मार्क्स का फायदा होने वाला है, समझ रहे? कम से कम 15 to 20 मार्क्स, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर हाईएस्ट स्कोरर्स इन द प्रीलिम्स। I welcome Mr. Ayush Krishna, my old student, who has secured All India rank 6th in Indian Forest Service Examination 2021, and he is also 9th ranker in Bihar State Public Service Commission's exam. He is an IIT Guwahati graduate of engineering physics. Physics was his one of the optionals, and forestry was his second optional. So I give the dais to him for 10-15 minutes and then we will be resuming. 15 minutes की लाइन खींच रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास मेरी शेड्यूल टू बी फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन टुडेज क्लास। गुड, थैंक यू सर। सर के साथ यहाँ खड़ा होना सबसे पहली तो बहुत ऑनर की बात है सर। मतलब थ्रू आउट मुझे याद है मैं पहली बार जब आया था तो मैं ये बताऊँ क्लास में जो भी कंटेंट दिया जाता है, मेरा फर्स्ट टाइम में ही आई वुड जस्ट से फ्यू मिनट्स जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगा। मैं यहाँ दिल्ली में 23 नवंबर 2018 को आया था, तो उसके पहले मैंने तैयारी नहीं की थी, यूपीएससी की कुछ भी तैयारी नहीं है मेरी। और 25 नवंबर को मैंने डायस कोचिंग ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मुझे क्लियर था फिजिक्स ही ऑप्शन लेना है। फिर 15 फरवरी तक सर की क्लास चली थी, 15 फरवरी 2019 तक। उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है प्रीलिम्स का, क्योंकि मैं अभी जस्ट जॉब छोड़ के आया हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि मैं अटेम्प्ट दूंगा कि नहीं दूंगा। पर फिर मैं 15 फरवरी के बाद मैंने सोचा कि मैं प्रीलिम्स देता हूँ, तो फॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स निकल जाता है। अब प्रीलिम्स के बाद मैं पहली बार मेंस का सिलेबस देख रहा होता हूँ, क्योंकि ऑप्शनल मेरा मोटा मोटी हो रखा है और आपको भी पता है कि एक बार इस ऑप्शनल को करने से ऑप्शनल कंप्लीट हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ये जितना रिवार्डिंग है उतना ही मेहनत भी खोजता है। तो पहली बार मैं प्री के बाद मेंस का सिलेबस देखता हूँ और फिर मैं मेंस देता हूँ। ऑब्वियसली मेरा पेपर 2 तो ऑलमोस्ट मैं 2 घंटे में ही पेपर किया था, क्योंकि मुझे आता नहीं था। फिर भी मेरा सिलेक्शन मेंस में हो जाता है पहले ही अटेम्प्ट में, तो मुझे लगा कि ये कैसे चल रहा है, तो क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर फाइनली इंटरव्यू में फाइनल कॉल नहीं आती है, उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फिर से प्रीलिम्स ही नहीं होता है। तो अब मैं आपको बस ये उसके बाद मेरा 2 जो अटेम्प्ट है उसमें दोनों बार मेरे लगभग बहुत सिक्योरली मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। इस बार भी मेरा फॉरेस्ट मेंस है, बट अब मैं दूंगा नहीं, मतलब इस बार भी मेरा फॉरेस्टली प्रीलिम्स क्वालिफाई है और लास्ट टाइम भी फॉरेस्ट्री का प्रीलिम्स क्वालिफाई था। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ प्रीलिम्स के बारे में आपको थोड़ा जो बता सकता हूँ कि मेरा जब प्रीलिम्स नहीं हुआ था वो भी बहुत मार्जिनल पॉइंट समथिंग से नहीं हुआ था, पर पॉइंट ये था कि उस बात मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ की थी, मतलब मोर देन 80 टेस्ट मैं बता रहा हूँ। आई एम नॉट मतलब मैं कुछ भी इसमें मिलावटी नहीं बोल रहा हूँ, 100% मैं सच बता रहा हूँ कि मैं उस बार सबसे ज़्यादा टेस्ट दिया था, सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी थी, सबसे ज़्यादा बुक्स इधर उधर के सब कुछ सारे वीडियो सब कुछ देख लिए, फिर भी मेरा प्रीलिम्स हुआ नहीं। क्योंकि मुझे याद है जब पेपर में एक क्वेश्चन आता है, जिन्होंने 2020 का प्रीलिम्स दिया होगा उनको पता होगा कि देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें एमएसपी के बारे में पूछा है। इट इज़ गिवन फॉर ऑल क्रॉप्स इन ऑल स्टेट विद द सेम प्राइसेस। मैं वो क्वेश्चन गलत करके आ रहा हूँ, पर यही क्वेश्चन अगर मैं पहले अटेम्प्ट में होता तो मैं गलत नहीं करता। और क्यों मैं गलत कर रहा हूँ इसका मेरे को साफ साफ लाइन दिखता है। होता क्या है कि व्हेन वी गो फॉर ब्लाइंड टेस्ट सीरीज, मतलब बहुत सारे टेस्ट हम कर लेते हैं, जो मोर इंपॉर्टेंट, जिस सर अभी बता रहे थे, जो एग्जाम का डिमांड है, जो यूपीएससी कह रहा है कि भाई ऑल स्टेट में, अगर कॉमन सेंस की भी बात है तो ऑल स्टेट में सब सारी स्टेट्स में एमएसपी सेम कैसे हो सकता है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो कहने का सेंस है कि आप कुछ वैसी बातें हैं जो आप जो खुद से समझ सकते हैं। मतलब आपको प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही मैं सर से भी डिस्कस कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा इज्जत से करनी है। आप इनफैक्ट आप टेस्ट सीरीज़ ना भी करें, टेस्ट सीरीज़ करना ज़रूरी है, पर मैं वही प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना होता है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी हाल में प्रीलिम्स दिया होगा, मतलब जो लास्ट प्रीलिम्स है, मैं आपको 4 क्वेश्चन ऐसे बताऊँगा जो
21 में प्रीलिम्स में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल गोल्डन मशीर वाला क्वेश्चन था, एग्जैक्टली लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद वो प्लास्टिक वाला क्वेश्चन था, वो पिछले, मतलब आप सोचिए लास्ट ईयर के पेपर से जस्ट नेक्स्ट ईयर के पेपर में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी अगर गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने एग्जाम के डिमांड को समझा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं भी पहले यही कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ। पर मेरा जब नहीं हुआ और जब हुआ तो मुझे समझ में आया कि यार प्रीलिम्स में करना क्या होता है। मतलब इट्स ऑल अबाउट की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, जो सर बार बार बोलते रहते हैं। एंड सर आई गिव फुल क्रेडिट, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकल पाया था, मैं सही बता रहा हूँ। पढ़ाई तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ जीएस की क्लास नहीं चलती थी, क्योंकि सर हर रोज़ क्लास में डांटते थे। पता नहीं अभी भी सर बोलते होंगे कि हर रोज की बहुत लोगों का प्रीलिम्स नहीं होगा, मतलब कितना भी मेंस कर लो प्रीलिम्स नहीं होगा। तो ये बात इतना ज़्यादा मुझे हर बार ही लगता था कि मैं हर बार ज़्यादा दिन भर जीएस पढ़ने लगता था, फिर सोचा अरे प्रीलिम्स नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा फिजिक्स का, क्या फ़ायदा मेंस का। तो मुझे लगता है सर आप अभी भी बोलते होंगे ये रोज बात, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये, क्योंकि और सब जगह आप जाएंगे तो आपको पूरा मेंस अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, मतलब मेंस में ही सब कुछ कर लो। पर आप सोचो तो यार मेंस तो बाद में आएगा ना, मतलब पहला स्टेज तो प्रीलिम्स है। तो सर फिजिक्स पूरा पढ़ाते थे, फिर क्लास में वो 5, 10, 15 मिनट प्रीलिम्स पे ही भाषण होता था हर बार, और वो बहुत ही इफेक्टिव था। अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं इतना सीरियसली लेता प्रीलिम्स को, फॉर श्योर। मेरा था कि मैं कर लूँगा आराम से। पर ये जो वो जो डर बनता है ना कि प्रीलिम्स ही सबसे ज़्यादा टफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डर है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं सर कोशिश करूँगा कि मतलब ये जो प्रीलिम्स के मतलब PYQs या किसी चीज़ को हैंडल कर सकूँ तो वो करूँगा। किसी को अगर प्रीलिम्स को लेके कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हाउ मेनी क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर, हाउ मेनी क्वेश्चन फ्रॉम बायोटेक। अभी यही डिवाइड कर रहा था ना मैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, एंड द क्वेश्चंस आर आस्क्ड एवरी ईयर द वेरी सेम वे। एनवायरमेंटल क्वेश्चंस आर आस्क्ड 15, 20, 15, 17 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम एनवायरमेंट। गुड, ये एनवायरमेंट के भी मास्टर होंगे, क्यों होंगे? फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है भैया, लॉजिक समझो, लॉजिक। वाई आई कंसीडर देम टू बी much more knowledgeable about environment than anybody else here, because he has qualified the Indian Forest Service exam with what is the second optional? Forestry. And forestry में consists of what? Wildlife management, environmental management act, AR act है ना, पूरा लॉ, लॉ भी है उसमें। then forest mensuration, wildlife, there are so many things which constitute, and that is basically a controlling ministry. yes sir, Indian Forest Service. What is the controlling ministry? Ministry of Environment and Forest. So MOEF is manned by the main officers who are manning Ministry of Environment and Forest in this country are Indian Forest Service persons. Whole Ministry of Environment and Forest, वहाँ पर जितनी भी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, ब्यूरोक्रेसी, वो सब क्या है? IFS ही तो है। अभी तो बहुत प्रिविलेज्ड हो गई IFS सर्विस, समझ रहे हैं? मोदी जी के टाइम में तो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे कहीं से बुला के लाता है। इंडियन, देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हु आर डूइंग द जॉब ऑफ IAS ऑफिसर्स। गुड, सो एनी क्वेश्चन? कुछ पूछ रहा है, पूछो। What was your how did you divide the question paper? What was the number of questions that you know for sure, and what was the number of questions that you get marks with? इस बार के पेपर में आई जस्ट न्यू 35 क्वेश्चन, मतलब उसमें ऑलमोस्ट मुझे 35 क्वेश्चन 100 में से एकदम ऐसा ही आता था कि नहीं इसका आंसर यही है। बाद बाकी क्वेश्चन मुझे 100% नहीं आते थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही थे। मुझे ये बात मानना एकदम, मैं इतने श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, किसी ने भी कितना भी पढ़ लिया हो, डज नॉट मैटर, किसने भी कितना भी पढ़ लिया हो, अगर वो कह रहा है कि उसको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरे समझ में कहीं ना कहीं वो सही डेटा प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, शायद उसको लग रहा है ऐसा। क्योंकि प्री का क्वेश्चन ही ऐसा होता है, क्योंकि वो एक, आप सोचिए ना, वो 100 क्वेश्चन नहीं होता है, तो दैट इज़ एक्चुअली 400 क्वेश्चन दैट UPSC इज आस्किंग। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में वो ऑप्शन का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन थोड़ी है, वो 4 क्वेश्चन एक में ही पूछ रहे हैं। तो मेरे पास 35, 33, उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आते नहीं थे एग्जैक्टली ये। बाद बाकी वो 50-50 है। मैं तो अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट में 99 अटेम्प्ट किया था, इस बार 94 अटेम्प्ट किया मैंने। मेरा मानना है कि अगर आप एक भी ऑप्शन काट रहे हैं प्रीलिम्स में तो यू शुड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। मतलब मेरा एकदम क्लियर था, अगर मैं एक भी ऑप्शन काट पा रहा हूँ तो मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता ही था। तो ये था मेरा, क्योंकि मैंने देखा है और भी जो 140 स्कोर करते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब जो काफ़ी सस्टेनेबल मार्क्स लाते हैं, और वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत पढ़ते हैं। उनका मानना है कि प्रीलिम्स में ऑप्शन इज़ गिविंग यू एन मतलब अपॉर्चुनिटी टू आंसर। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा, अगर आप लोग अभी जाके पेपर देखेंगे तो आप एक कोल इंडिया टाइप का कुछ एक क्वेश्चन है, उसको आप कितना भी पढ़ लें, यू कैन नॉट गेट द, आप हर एक स्टैट्यूटरी बॉडी को जाके नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
पर आप उसमें देखेंगे कितना ब्यूटीफुल ऑप्शन है। आपका थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो उसमें लिखा है कि दिस विल हैव द काउंटर, कि जितने भी डील्स होते हैं सारे गवर्नमेंट के डील्स इसके थ्रू ही टाइप से ऐसे होंगे। तो आपको लगेगा कि यार एक बॉडी को गवर्नमेंट का सारा चीज़ दे देना, मतलब इट डज़ नॉट सूट नहीं करता, मतलब ऑटोनॉमी लग रहा है कहीं ना कहीं एक कोई दे दी जा रही है। तो आप उस ऑप्शन को काटेंगे, आपका तीनों ऑप्शन आंसर आ जाएगा। और सबसे पहले ये वाला एक क्वेश्चन था, जैसे मोदी जी ने एक मशरूम का उन्होंने डाला था गुची, तो वो क्वेश्चन बहुत टफ है सबके लिए, लिटरली वो क्वेश्चन टफ है। पर आप उसका ऑप्शन देखेंगे, इसमें लिखा है सेकंड ऑप्शन, उसमें ये कहता है, पहला तो है इट इज़ अ फंगस, ठीक है, ये नहीं पता होगा, अगर किसी को पता नहीं है तो क्या है नहीं है, मुझे भी नहीं पता। सेकंड ऑप्शन था इट इज़ फाउंड इन सम फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज, ठीक है, हो सकता है, पता नहीं, हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि इट इज़ कॉमर्शियली ग्रोन इन द फॉरेस्ट। अब आप सोचिए, मतलब इन जनरल, मगर आंसर क्या है, इन जनरल आप सोचिए किसी भी चीज़ को कॉमर्शियली ग्रो इन द फॉरेस्ट, मतलब इन्वायरमेंटली अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। तो इस वाले लॉजिक से, अगर आप, मेरे को एकदम आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, पर मैं सोचा कि अगर किसी भी चीज़ को कॉमर्शियली ग्रो करेंगे फॉरेस्ट में, इट इज़ नॉट गिविंग अ गुड इंप्रेशन कि यार फॉरेस्ट को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो कमर्शियल पर्पज़ के लिए। हम लोग फॉरेस्ट को कभी भी अगर करते भी हैं तो वी डोंट राइट कि कमर्शियली ग्रो करो। स्टैंड्स को भी करते हैं तो सस्टेनेबली लिखते हैं, अगर वहाँ पे सस्टेनेबली ग्रोन रहता तो शायद मैं उस ऑप्शन को टिक करता, पर कमर्शियली था तो थोड़ा बैड अनोटेशन आ रहा था, और उस ऑप्शन को आप कट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो मेरा जो, अगर मैं आ पाया तो मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि आपको अगर क्वेश्चन के बारे में नहीं भी पता, आपके पास अगर एक बेसिक नॉलेज है, तो हाउ टू गेट द करेक्ट आंसर, उसमें मेरा वैल्यू एडिशन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपको 5-6 क्वेश्चन तो ज़रूर ही सही करवाएगा, निश्चित है। तो दैट विल बी अ हेल्पफुल जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। नहीं, फिजिक्स तो मैं सर के साथ बहुत पहले से 2018 से ही क्लास ज्वाइन कर लिया था, पर फॉरेस्ट्री ऑप्शनल अभी जैसे 5 दिन पहले मेंस ख़त्म हुआ है, तो वैसे ही 17 जनवरी को मेंस इसी साल ख़त्म हुआ था, तो फिर मैंने 17 जनवरी के बाद ही फॉरेस्ट्री किया प्रॉपर, मतलब पहले से कुछ भी नहीं। आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। फॉरेस्ट्री इज द बेस्ट ऑप्शनल फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, द बेस्ट, इट इज मोर इज। अच्छा ये बताओ, यस सर। मार्क्स तुमको फॉरेस्ट्री में ज़्यादा आया था फिजिक्स में? सर मेरे को मार्क्स फॉरेस्ट्री में ज़्यादा है। तो फॉरेस्ट्री में ना कितने? सर 243 है। 243। IIT गुवाहाटी, बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स, करेक्ट? इंजीनियरिंग बीटेक बेस्ट डिग्री इन द कंट्री फॉर दिस ऑप्शनल। MSc फिजिक्स बेस्ट नहीं है मेरी नज़र में। कौन सी डिग्री बेस्ट है फिजिक्स ऑप्शनल लेने के लिए? इंजीनियरिंग फिजिक्स की बीटेक डिग्री। IIT बॉम्बे, जहाँ जहाँ बीटेक का इंजीनियरिंग फिजिक्स है, वो बेस्ट डिग्री है, दैट इज द बेस्ट बैकग्राउंड for opting physics. Good. And he scored more marks in forestry. Not only he, Rishabh Gupta, almost my every student had scored more marks in forestry than physics. Good. And how many days he prepared forestry? 15 days. हाँ? एक महीना? 28 days किया। 28 days. एक महीना, only 1 month. Good. So for good background physics students, forestry optional takes for what time? 1 month maximum. करेक्ट? गलत नहीं करा, एकदम सही है सर इसमें। चाहे अंशुमन से बात करी मैंने, चाहे इनसे बात की, चाहे मैंने ऋषभ गुप्ता से बात की, चाहे मैंने अभिजीत अग्रवाल से बात की, मैंने जिससे भी बात की, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल फॉर फिजिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स मीन्स then your comprehension level, your understanding, your comprehension level, your intellectual level is good. Because in forestry the competition is not among us physics people. In forestry competition is among the general crowd. Yes. Everybody can opt for forestry, and typically forestry is the most opted subject in Indian forest service exam, because even it helps in GS, IS civil services GS, and it also helps in general studies of IFOS exam. Both these things. Interview it helps a lot. Forestry or agriculture, both of them are the second best optionals after फिजिक्स। गुड। फिजिक्स डेफिनेटली फिजिक्स हैज टू बी ऑप्टेड। बहुत डिफरेंस नहीं होगा, 4-5 नंबर का ही डिफरेंस है, बस इतना ही है। गुड। सो फॉरेस्ट्री इज वेरी गुड ऑप्शनल, यू डोंट थिंक अबाउट द ऑप्शनल राइट नाउ। सबसे बड़ी फाइट कहाँ है फॉरेस्ट की? उल्टा लटक जाना पड़ेगा, उल्टा। IAS का प्रीलिम्स चाहे पास भी हो जाए, IAS का प्रीलिम्स इस बैच में 10-15 का पास हो जाएगा, लेकिन फॉरेस्ट का प्रीलिम्स 1-2 का ही पास होता है, समझ ना? इसलिए फॉरेस्ट्री ले लूंगा मैं, एग्रीकल्चर ले लूंगा, वो सब redundant है। redundant है कि नहीं? Yes sir, वो बात की absolutely redundant कि what you are going to opt. First thing you should think you are going to pass pre. जब pre पास हो जाएगा उससे पहले ऑप्शनल की तैयारी करो फिजिक्स की, and once you qualify pre for forest services, after the civil services means
These days, since last 2-3 years, forest services means is after civil services means, and it is 2 months, 1-2 महीने का अंतर यस है. सर. अब मेरे पे सर 40 दिन का 40 दिन का. About 40 days gap is there between civil services means and forest services means. That gap is more than enough to prepare for a subject called forestry or agriculture. Both of them can be easily prepared. So don't focus about the second optional right now. Only thing is that if any one of you intend to opt for civil Indian Forest Service exam, then optional must be forestry. Best optional is, according to me, forestry. So that can be done. Right now focus is to qualify pre and prepare for the first optional, that is physics. That is very important. Okay, physics is the optional which takes little time. 5 महीने तो मैं पढ़ाता हूँ. अगर मेरे साथ 3-4 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो एक बार दिस इज फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद सेकंड रीडिंग भी करनी पड़ेगी आपको. एग्जाम से 2-3 बार टेस्ट पेस्ट देने पड़ेंगे आपको. देन यू आर प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट. कंप्लीशन इज अमंग अस द बेस्ट क्राउड. फिजिक्स ऑप्शनल, कंप्लीशन इज अमंग अस द बेस्ट क्राउड. ठीक है, तो अभी प्रीलिम्स के बारे में बात करना चाहते हैं. कुछ पूछना हो तो पूछो. हाँ जी. इस बार का जो प्री हुआ था उसमें यूपीएससी ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया था. कुछ क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स जो थी उसके ऑप्शंस में उन्होंने लिखा था हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर. हाँ, याद आ गया मुझे. हाँ, बताइए आगे. तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कैसे कुछ अलग तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? मैं एक बात बताऊंगा कि इसमें मेरे को एग्जैक्टली वो 7 क्वेश्चन आए थे. ठीक है, आई अटेम्प्टेड 93 क्वेश्चन और वो 7 क्वेश्चन जो छोड़े थे मैंने वही 7 छोड़ दिए थे. पॉइंट ये है कि आपको इस स्टेटमेंट को देख के अपना प्रिपरेशन नहीं चेंज करना. आप देखिए ना कितना कट ऑफ गया लास्ट टाइम का. अगर आप, वही मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप प्रीलिम्स का तैयारी करें तो अपना जो पिछले 5 साल का कट ऑफ है सामने निकाल के रखें, ताकि आपको जो सच्चाई है वो पता चलता है. अदरवाइज़ क्या होता है कि हम वो एक क्वेश्चन के चलते वो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है वो छोड़ देंगे. अब वो क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, बनाना है बनाइए, नहीं बनाना नहीं बनाइए. पॉइंट है उसकी वजह से आप अपना प्रिपरेशन नहीं चेंज किया. और देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेंड इन यूपीएससी. अगर आप पेपर ध्यान से देखेंगे कि वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मोस्टली गलत होते हैं, पर इस बार, और डेटा मोस्टली गलत होता है, पर इस बार जो है 22 नॉटिकल माइल्स, उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, इसमें 4 डेटा थे, पर वो फिर भी सही था. पर मुझे 2-3 डेटा याद थे कि यार ये तो सही दिया हुआ, फिर भी मैंने उसको गलत किया. पर मेरे को उस बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि इसी बात से मेरे 6 क्वेश्चन और सही हुए. मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो 100% वाला जो है ना कि भाई मैं एकदम परफेक्ट सारा आंसर करूँगा, ज़रूरत ही नहीं यार. प्रीलिम्स का मार्क्स तुमको बस क्वालिफाई करना है. तो मतलब अगर दिमाग में ये बात क्लियर रहता है तो स्ट्रेस नहीं आता. अदरवाइज होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अब 2020 में क्वेश्चन आ गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड. अब मैंने देखा कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करेंगे ही स्पोर्ट्स का ही, अब 10-10 क्वेश्चन ला ले आ रहे हैं. अब आप स्टेट सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो फिर ठीक है, आप पढ़ो स्पोर्ट्स के, क्योंकि वहाँ पे आते हैं. अभी जैसे गुजरात में नेशनल गेम्स हो रहा है, हो सकता है अभी बीपीएससी एग्जाम हुआ उसमें ले पूछ लिया. पर यूपीएससी में चांसेस कम है. आपको आ गया नॉर्मल पढ़ने में तो ठीक है, पर उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. मैं बोल रहा हूँ कि जो एक सेट पैटर्न है उससे आपका क्वालिफाई हो जाएगा. ऑब्सक्योर क्वेश्चन 140 के लिए ठीक है, मतलब वो सही होना गलत होना कोई सोच के नहीं जाता है कि मैं 140 लाऊंगा, वो फ्लो में होते रहता है. तो वही मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए आप लिव इट, मतलब आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है उसके लिए. हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो है बात. बाकी 93 क्वेश्चन तो है ना फिर भी. लाइक आई गिव द लास्ट प्रीलिम्स, उसमें मेरे कुछ 38-37 कुछ थे जो आई न्यू फॉर श्योर. बट द मेन प्रॉब्लम वाज बाकियों में जिसमें मैं 50-50 तक लेके आया, द 2 ऑप्शंस आई एलिमिनेटेड, दे वर लाइक आई एलिमिनेटेड द राइट, मतलब सही एलिमिनेशन सही था मेरा. बट जो फाइनल 50-50 के बाद जो 2 ऑप्शंस थे उसमें से मैक्सिमम में मैंने गलत पिक किया. तो उसके लिए जैसे अब 2 50-50 जो आप एलिमिनेट करते हैं 2 ऑप्शन, तो वो तो आप प्योर नॉलेज पे कर देते हैं. अब जो 2 ऑप्शन बचता है, अब मेरा मानना है कि अब जो उस 2 ऑप्शन में क्या होता है ना कि आपको देखना होता है कि जो पहले हंच आता है. ये बात एकदम सही है, मैंने इनवेरिएबली सर लोगों से देखा है. क्योंकि आप जब उस बात को आपने एलिमिनेट इसलिए नहीं किया क्योंकि सबकॉन्शियसली एक तो तुक्का मारना है, उसके बारे में बात ही नहीं करना है, वो तो फिर अननेसेसरी बात हो गया. हाँ, पर एक जो होता है कि आपने जब 2 ऑप्शन बचे हैं तो सबकॉन्शियसली आपको वो चीज़ पता होती है, तभी आप उस क्वेश्चन को हिम्मत कर सकते हैं. अगर आप इंटेलिजेंटली कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं तो जो आपको पहले लगता है वही आंसर सही होते हैं मोस्टली. क्योंकि ये इसमें 100% स्ट्रैटेजी हो जाती तो 50-50 तो बात ही नहीं होता है ना. तो इसमें तो यही है. और आप देखेंगे एक और बात, जैसे कुछ एनालिसिस मैंने कर रखे हैं अपनी डायरी में, मैं मौका मिलूंगा तो शेयर करूंगा. फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन किया. इस बार जैसे मेरा 5th को इस बार प्रीलिम्स था, 6 तारीख को मेरा बीपीएससी इंटरव्यू था पटना में, तो मैं यहाँ प्री दे के फिर
गया बीपीएससी इंटरव्यू देने, फिर उसी दिन वापस आके 15 तारीख को मेरा यूपीएससी इंटरव्यू था। तो मैंने इस बार प्रीलिम्स के लिए बहुत पढ़ाई नहीं की, क्योंकि आई वॉज फोकसिंग कि कभी कोई जॉब मिल जाए, बीपीएससी मिल जाए। तो मैं वही कह रहा हूँ, इसमें मैंने पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा नहीं की है प्री के लिए, पहले मैं कर रखा हूँ। पर पॉइंट क्या था, मैं जो जितना भी पढ़ा इस बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिजिनल प्रिंट करा के रखे हैं, और ये मैटर करता है एक्चुअली। ओरिजिनल प्रिंटिंग में आपको क्या दिखता है कि क्वेश्चंस कैसे हैं, वो वर्ड्स कैसे हैं, कहाँ पे क्या ऑप्शन है, दीज स्मॉल थिंग्स मैटर अ लॉट। आप जो 50-50 बोल रहे हैं ना, आप बार बार देखेंगे, आप जब प्रीवियस 2013 से आप 22 तक का पेपर एनालाइज कीजिए, आपने देखेंगे, आप उसमें देखिए कि वो उस 50-50 के बाद 1, 2, 3 वाले ऑप्शन सही हो रहे हैं या 1, 3 ऑप्शन वाले सही हो रहे हैं। मतलब पैटर्न तो है, इट्स एब्सोल्युटली अ पैटर्न। नहीं तो 140 और 45 लाने वाले भी लोग हैं, वो नहीं ला सकते नॉलेज से। ये सिंपल सी बात है, अगर प्री का पेपर आप ला ही नहीं सकते नॉलेज से, मतलब एक सर्टेन लिमिट के बाद। तो वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको हंच आएगा कि ये हो सकता है। कोई कुछ बोल रहा था शायद, हाँ बताइए। So when you started giving mocks for prelims, prior to how many months of prelims? दिस टाइम आई डिड नॉट, आई गिव ओनली 2 मॉक्स, अदरवाइज आई सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के ही किया था, तो क्योंकि इस बार टाइम कॉन्स्टेंट था। अदरवाइज अर्लियर आई हैव गिवन मतलब माई मॉक्स वेयर। एक और बात मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मॉक्स फुल लेंथ ही करें। देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर ऑब्सक्योर आर्ट एंड कल्चर का मॉक्स या मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि होता क्या है, जब ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉक्स बनाते हैं तो दे ट्राई टू गिव वेरी टफ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, कल मेरे से एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि पलासी टू पार्टीशन टू पलासी वाला एक बुक है, क्योंकि उससे एक साल 3-4 क्वेश्चन आ गए, तो अब वो बुक पढ़ ले गया। अरे तो क्वेश्चन तो हर बार अलग अलग बुक से आएंगे, तो आप अपना एक जो बेसिक एनसीईआरटी है या जो भी आप फॉलो करते हैं वही बुक पढ़े। तो मेरे हिसाब से मॉक आप दीजिए, पर कोशिश कीजिए अगर आपका टाइम कम है तो फुल लेंथ ही मॉक दे, अदरवाइज बहुत वैसा मॉक्स देने का ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंट ये सब का आप सेक्शनल दे सकते हैं, शुरू में टाइम है तो सब दीजिए, पर मैं कह रहा हूँ अगर आप प्रायोरिटाइज करना है तो फुल लेंथ मॉक्स आर मच बेटर। और उससे भी पहले आप PYQ पहले लेके कीजिए ना। मतलब आपको मोस्टली डाउट ये रहता है, मैं बता देता हूँ, मुझे भी ये डाउट था कि भाई PYQ मैं करूँगा तो उसमें तो पुराने साल के करंट अफेयर्स होंगे, उसको कैसे करना है। पर आप देखेंगे यूपीएससी क्वेश्चन इतने अच्छे से बनाता है। फॉर एग्जांपल अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, तो वो यूपीएससी ये नहीं पूछ देगा मोस्टली कि किस दिन से जो है बंद हो गया। इट विल आस्क कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे इन्वायरमेंट में कौन से गैस निकल रहे हैं, CO2, CO, ये सब। तो करंट के टॉपिक्स एसोसिएटेड होते हैं जिसमें बेसिक कंसेप्ट पूछे आते हैं। तो आप सबसे पहले एक बार खुद से ओरिजिनल पेपर प्रिंट करवा के 2021 के पेपर बैठ के 2 घंटे के अंदर दीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, रादर दैन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो सब टेस्ट देना ज़रूरी है, पर वो बाद में। पहले आप खुद को आंक लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर एग्जैक्टली 2 घंटे में बैठ के दे के फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। Now I am asking one question. Is it really required to go through test series? Because you took 80 tests. उस टाइम Some time, and out of 80 tests, did any question was repeated out of, and those 80 tests were from single institute or from different institute? अलग अलग सर, अलग. That means you have done the test series of almost every institute. हाँ उस बार तो सर कर Almost every, correct? 80. इससे ज़्यादा तो कोई कर नहीं सकता. Did any question come in that particular year from any one of those test series, or there was any helpful? टेस्ट मैं सर बताऊंगी, जैसे फैक्ट्स टेस्ट सीरीज के होते हैं, वो फैक्ट्स का जो पेरिफेरल नॉलेज है वही काम आएगा। मतलब आप ऐसे सोचेंगे टेस्ट सीरीज के एकदम क्वेश्चन हिट कर जाए, हिट कर गए तो कर गए, वो ऐसा क्वेश्चन हिट करेगा जो सबको ही पता होगा फिर। मतलब एकदम जैसे इस बार ग्रीन वॉशिंग है, मतलब इतनी बार पेपर में आ रखा है ग्रीन वॉशिंग, तो वो टेस्ट सीरीज में भी आ रखा है। पर मैं आप सोच रहा हूँ कि आप ऐसे सोच लें कि भाई मैं टेस्ट सीरीज कर लूँगा और इससे क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, तो ये थोड़ा यूटोपियन आइडिया है। मतलब ऐसे सोचना ही नहीं चाहिए। पर टेस्ट सीरीज से फ़ायदा क्या हो सकता है कि आपका जो पेरिफेरल नॉलेज बन रहा है वो हेल्प करेगा। और सर ने जैसे बोला कि 80 टेस्ट सीरीज़ के बाद भी मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी टेस्ट सीरीज़ का ही सॉल्यूशन पढ़ रहा था। मैं आपको ये बात कुछ सीखने वाली है तो यही है मेरे एक्सपीरियंस से कि आप एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले कोई भी नया टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जितनी बार देखेंगे, क्योंकि फाइनली उसी माइंडसेट से जाना। मेरा वो MSP वाला क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ क्योंकि टेस्ट सीरीज में कभी कभी क्वेश्चन टफ बनाने के लिए एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स भी सही हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज ना करें, ये सब आपका पर्सनल कॉल है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अपना माइंडसेट नहीं खराब करना है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा एक सत्य होता है ना, एक सत्य है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको देखते रहना है। बाद बाकी आप कहीं भी भटके वो आपकी मर्जी, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हमेशा जो है स्टिक करते रहना। यही सर मेरे को जो लर्निंग आई सर यही। Does test series play any role? My pinpointed question, because my impression has always been that prelims test series is of no use, worthless. I only consider that because time is not a fight.
Correct. During my time in GS, there was time was a fight because there used to be 150 questions, and out of 150 questions, you need to attempt all 150 questions in 2 hours. Now there are 100 questions in 2 Correct, hours. 2 hours. Any person with normal intelligence who is going to qualify the prelims has got good speed. So this is not that you are going to gain speed out of that, because in mains, any other subject, many people have to take the test series because you will not match the speed. Ultimately, you have to write 40 pages approximately. In any GS paper or any optional paper, you have to write 40 pages. 40 pages. And typically they have never written 40 pages. Even in university exam, people have not written 40 compact pages. Compact, that every information has to be written in one page. That kind of things where about 100 words are there in one page. So writing 40 pages in 3 hours without practice is extremely difficult. But in prelims, I doubt that even practice is not required from that point of view. And if there is any practice is required, then previous year question papers are the best way. They are the best source. Yes, sir. Previous year question. And because I was just showing my notes. My notes. How many years back? Sir, 25 years back. 25 years back. And what did you say? Just एक्चुअली जैसे सर के नोट्स में मैंने देखा सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और उसके बाद जीन ट्रांसफर मैंने बोला सर ये तो 2019 का क्वेश्चन है, ये सर तो 2020 का क्वेश्चन है। सर टोल्ड कि भाई मैं ये 25 साल पहले बनाया हूँ, अभी 2 साल का नहीं है। तो आई वाज लाइक कि दो क्वेश्चन में आप लोग ने भी देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन तो अभी आ रखे हैं, मतलब पिछले 2 साल में भी। मैं क्या कह रहा था, what my general perception is that is a continuation, because many people do not appreciate that current affairs, even if there is a current affair they are asking, the focus is not on current affairs. Focus is on concept or something. That thing is in current, that I would have appeared in the newspaper. मोदी ने खाया वो मशरूम, गुड, लेकिन मशरूम मोदी ने मशरूम खाया इसलिए मशरूम न्यूज में आ गया, लेकिन वो मशरूम पे क्वेश्चन जो पूछेगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, that is in the past. Factual question, that is another, and question will have connectivity, will connect the things also. So I don't think there is much use also that going from 10 टेस्ट सीरीज है, एक किसी की करना चाहते हैं जो फ्री में मिल रही है मार्केट में, फ्री में उसको कर लीजिए अगर बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन इन्वायरमेंट की जैसे टेस्ट सीरीज जैसे सेक्सरल हैं जो जिसमें वेयर देयर इज मोर fixed kind of questions, static content, wherever there is a static content, some test series, one particular test, any particular test series can be done. But otherwise there is not much use. More use is of reading contents and focusing on the previous year questions. And whatever the questions you are saying, if you do not know any word has come, go for the Google search and look beyond that question. आगे पीछे उसके question में जो Google में entry में आ रही है, and from where that kind of question has been asked, where the data, their data must be there somewhere. एक दूसरी बड़ी बात मुझे जो लगती है, मेरी जीएस बहुत अच्छी थी, अभी बात करने के बाद आपको भी लगी होगी अच्छी है। मार्क्स देख के आया हूँ, मार्क्स देख के आया अलग बात है, जीएस अच्छी है। लेकिन मैं जो पढ़ता था, अभी भी आपके जैसे लोग नहीं पढ़ते हैं। मेरा फोकस है, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानते हो क्या समझता हूँ? इंडिया ईयर बुक। मैं आज भी जब देखता हूँ क्वेश्चन पेपर को, मुझे लगता है अगर इंडिया ईयर बुक पूरी याद कर, मैंने इंडिया ईयर बुक पूरी याद कर रखी थी पूरी, जैसे फिजिक्स पूरी याद है मुझे। मेरा बेस था व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग द एग्जाम इन 1991, और मेरे आगरा से, मैं आगरा का रहने वाला हूँ ओरिजिनली, फर्स्ट रैंक आई थी 1984 की। 1984 का जो फर्स्ट रैंकर था वो मेरे सिटी से था, मेरे घर के पास था। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, तो मैं आराम से उसके चला गया। उसने मुझे एक ब्रह्म वाक्य बताया कि तू इंडिया ईयर बुक याद कर ले। तो मैंने इंडिया 86 करी थी, और कौन सा चैप्टर क्या लिखा हुआ है, उस चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है, सब याद कर लिया, सब। भाई साहब मेरी जीएस आउटस्टैंडिंग हो गई, एक्सेप्शनल नहीं। अब मुझे सारा मालूम है कि रेलवे ट्रैक कितना है, 62,000 किलोमीटर था, अब बढ़ गया होगा, कितना हो गया होगा, 68 हो गया होगा, 70,000 किलोमीटर हुआ होगा, क्योंकि मुझे कितना याद हो रखा है, 60,000। हाउ मच एरिया हैज बीन कल्टिवेटेड इंडिया 1.42 मिलियन हेक्टेयर्स। अब मुझे याद है 1.42 मिलियन हेक्टेयर, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हुआ होगा, तो 1.42 घटा ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं ना। इतना आदमी बढ़ रहा है, थोड़ा रिड्यूस हो गया होगा, 1.42 नहीं होगा, 1.39 होगा। अब 1.48 मिलियन हेक्टेयर नहीं हो सकता। अब कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑल दोस थिंग्स, कौन सा ब्रीडर सीड है, वो सब दे आर ऑल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। सो इफ यू रीड इंडिया ईयर बुक अकॉर्डिंग टू, आई डोंट नो व्हाट प्रेजेंट डेज पीपल रीड और नॉट, बिकॉज अभी तो मैं कई टॉपर देखता हूँ इंडिया ईयर बुक का कहीं नाम ही नहीं देते हैं। पीपल डू नॉट रीड दैट। योजना पढ़ते हैं, योजना मेरे टाइम में पढ़ते, योजना आल्सो हेल्प्स। During my time also I used to read Yojana is very helpful. Then India yearbook was very good source. Still I consider whenever I go through, about 10-15 questions can be answered from India yearbook any year. I will show you whenever India yearbook
2022 विल बी देयर, अभी रखी है मेरे पास। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? सॉरी आई कुड नॉट। हाँ, तो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कैसे करना है? प्री तो एकदम ही डिफरेंट होता है यूपीएससी से, पर बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप उनके पीवाईक्यू पे ही मैंने फोकस किया। जैसे मैंने 23 दिन में प्रिपरेशन की है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, इसमें क्योंकि मेरा और भी यूपीएससी एग्ज़ाम भी था, तो वो उस 23 डेज़ में मैंने जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, क्योंकि हिस्ट्री में स्वामी सजानंद सरस्वती पिछले 10 साल से हर बार आता है, मतलब पर अगर आप वो क्वेश्चन नहीं देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं वही कहूँगा कि घटना चक्र की एक बुक आती है, तो उसको आप देखेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर सारे स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो उसको बेस लेके आप कर सकते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स, उससे हो जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स अगर पास करने का क्वालिफिकेशन है आपके पास तो बीपीएससी तो हो ही जाएगा। अब स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में क्या बता रहा, अखिल भारतीय किसान सभा 1932 में बनाई थी उन्होंने। यस सर। तो अगर बिहारी होके अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में नहीं जानते तो बिहारी क्यों हो? मैं तो अल्टीमेटली अब आप कहो कि मैं जयप्रकाश नारायण के बारे में नहीं जानता, मैं स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में नहीं जानता, मैं और इस तरीके के जो आइकनिक करेक्टर्स हैं बिहार के, उनके वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में नहीं जानता, एस.सी. वर्मा के बारे में नहीं जानता। अब एस.सी. वर्मा के बारे में कोई क्वेश्चन पूछने लग जाए, वो क्यों नहीं पूछ सकता? यस सर, बिल्कुल पूछ सकता है। तो आपको नहीं मालूम एस.सी. वर्मा कहाँ पढ़ाते थे, क्या करते हैं, किस सब्जेक्ट के आदमी हैं, किस में पीएचडी करी है उन्होंने, उनका फोकस एरिया क्या है। तो आप जरा बिहारी क्यों हो? वो तो आइकन है बिहार की सोसाइटी का, आइकन है कि नहीं? यस। तो दोज क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, सिंपल थिंग। स्टेट पीसीएस prelims is quite much easier as compared to UPSC prelims, and once you get the qualification, confidence for qualifying civil services prelims, then definitely BPSC SC will be automatically taken care of. Little bit थोड़ा बहुत 19-20 का ऐसा उधर होता है। Should we start practicing answers for the very first day or after completing the first reading? क्या चीज़ आंसर? मीन्स Means जीएस मीन्स yes. फर्स्ट डे से तो आंसर लिखना ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग वाले वो सब नहीं, कोचिंग वाले ठीक है, इसलिए तो आप शायद मेरे से पूछ रहे हैं। तो क्योंकि फर्स्ट डे देखिए उनका अलग मोटिव है, उनको फर्स्ट डे से आंसर क्यों निकालना है उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। मैं बस बता रहा हूँ कि फर्स्ट डे से आंसर आपको लिखने का सेंस इसलिए नहीं बनता कि फॉर एग्जांपल अभी आपसे पूछ जाएगा व्हाट इज़ माइक्रो इरिगेशन, हाउ इट इज़ यूजफुल इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड हाउ इट इज़ बूस्टिंग द इकोनॉमी। तो सिर्फ वो माइक्रो इरिगेशन पे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, सिर्फ वो इकोनॉमी से रिलेट करेगा। उसके बाद पूछेगा हाउ इट इज़ गोइंग टू फार्मर वेलफेयर और फार्मर्स का डबलिंग इनकम। तो इट इज़ विल बी अ वेरी कनेक्टेड टॉपिक्स। तो अगर आप अभी लिखेंगे तो आप यू आर गोइंग टू आंसर वेरी टेक्निकली कि भाई माइक्रो इरिगेशन क्या होता है, पानी बचेगा, बात खत्म, आपका आंसर वहीं खत्म। जब तक आप सोसाइटी नहीं पढ़े तो मेरे हिसाब से एक बार आपको सिलेबस का समझ होना चाहिए, फिर आपको आंसर लिखना चाहिए। और कौन सा आंसर लिखना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर आपको लिखना ही है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आंसर स्टार्ट कीजिए, ये नहीं कि कोई भी टेस्ट सीरीज़ का। क्योंकि मैं एकदम फोकस मैं इस बार बता रहा हूँ GS 3 में 5 क्वेश्चन ऐसे हैं एकदम, मतलब उससे ज़्यादा है पर 5 क्वेश्चन मैं पिन पॉइंटेडली अभी बता सकता हूँ। जैसे साइबर सिक्योरिटी हुआ, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हुआ, ट्राइबल्स हुआ, मतलब ट्राइबल्स GS 1 में था। ये क्वेश्चन इस बार भी आए हैं और ये क्वेश्चन 2020 में भी आए हैं, 2021 में भी आए हैं। पर आप अगर टेस्ट सीरीज पे ही सिर्फ फोकस करेंगे, टेस्ट सीरीज तो देना ही है वो तो, क्योंकि मेंस में आपको आंसर राइटिंग चाहिए होता है। पर मैं वही बता रहा हूँ आपको प्रायोरिटी एरिया क्या होनी चाहिए। पहले आपको अगर आंसर लिखना ही है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खुद से लिखिए, क्योंकि तब आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन नंबर जैसे GS 2 में आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 इज ऑलवेज IR। और आपको पता है कि अगर IR आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप 8 और 19-20 कीजिए, तुरंत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर दूसरे पेपर कीजिए। पर ये तब पता चलेगा जब आपने खुद से किया है, क्योंकि कोई आपको बोल देगा कि 8, 9, 19, 20 रहेगा तो एग्जाम में जाके याद नहीं रहेगा कि 8, 9 IR था और 19, 20 ऐसा नहीं हो सकता। तो वो इंटरनलाइज होना ज़रूरी है। तो वही है, आंसर लिखना है तो पहले आप प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कीजिए, भले ही खराब लिखिए पर पहले प्रीवियस ईयर लिखिए, उसके बाद ही कुछ भी लिखना है तो आपकी मर्जी। ठीक है सर, मुझे लगता है ओके। How to analyze previous year question paper because you haven't completed the syllabus yet? कंप्लीटेड द सिलेबस। आपको तो प्रीलिम्स कब है? 28 मई को, राइट? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल जिस सब्जेक्ट भी आपने पढ़ लिया हो, कुछ तो पढ़ा होगा, है ना? तो मार्केट में भी बुक आती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट पढ़ लिए, तो एनवायरनमेंट के आप क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप टेस्ट देने जाएँ या कोई भी टेस्ट, तो आप ये मत सोच के जाए कि भाई मैं एनवायरनमेंट पूरा पढ़ लूँगा तब जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूंगा, क्योंकि
दिस इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप प्रीलिम्स के एक दिन पहले सारा नोट्स पढ़ के जाए. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो आपका टेस्ट कैसा होना चाहिए, आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी और अटेम्प्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट का टेस्ट. क्योंकि वो बात है कि आपका जो माइंड में पीछे जो बात चली गई है 5 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, सर भी ऐसे ही बोलते हैं कि इतना ज़्यादा इंटरनलाइज होना चाहिए कि भाई तुमसे उठा के भी पूछ ले तो तुम वही आंसर दो. भले ही तुम्हारा आंसर गलत हो, उसके वो तो तुम सुधार सकते हो, पर उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि तुम क्या आंसर दे रहे हो. ये सर क्लास में बोलते थे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो मतलब तुम अगर आप पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट, तो आप फिर इन्वायरमेंट के जो PYQ है उसको एनालाइज कीजिए, उसको तो हैंडल कर सकते हैं आप. ये यूटोपियन थॉट मत रखिए कि मैं पूरा सिलेबस कर लूँगी फिर मैं करूँगा, तो फिर वो समय निकल जाएगा. क्योंकि UPSC खूब मौका देता है फॉल्स सेटिस्फैक्शन का. मतलब आपको लगेगा कि पहले पूरा पढ़ लें, सबको लगता है ऐसे. फिजिक्स टेस्ट में खुद लगता है, मुझे खुद लगता है, मैं खुद टेस्ट देने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है फिजिक्स की. ऐसा नहीं है कि बहुत हिम्मत चाहिए होती है, पर अगर आप टेस्ट दे दें तो मतलब लिटरली बहुत फ़ायदा होता है. वही उसमें भी आप कर सकते हैं. How to handle the pressure since ये तो सर रोज बताते हैं. हैंडल द प्रेशर एज एन you have since you have 7 साल अपने या तो वो हाँ, अरे कुछ हाँ. मत करो यार, भगवान पे भरोसा करो. हैव द फेथ इन गॉड. ओनली एडवाइस इज कुछ भी कर लो तुम उल्टा लटक जाओ. if destiny is not for you to make into civil services, you will not get into. Good. So what is important? Make your best efforts. Make your sincere efforts and then believe in God. Have faith in God. That God is ultimate. Whatever superpower you assume. If you do not believe in God, no problem. Believe in infinite power. There is something power. There must be something infinite power. There is some person who is running the whole world. Goodwill never goes waste. Thumb rule in life is goodwill. All sincere efforts. If you are making sincere efforts, they will add on to your personality and they will create good aura, goodwill. So keep on making your best efforts. Good. And whatever God will do, that is good. That is the best to manage your stress. And you are the best. Ultimately, 2 हाथ हैं, 2 hands, 2 legs, 1 mouth, 2 eyes. Good. Some people even do not have these things. Which way you are less than him? Which way you are less than him? No way. Your body is good. Think of those people who may not have even eyes. 1 eye. पैर टूटा, हाथ खराब, ऐसा होते हैं ना लोग बहुत सारे. So God has given you so much things. Make the efforts. Good. So think that you are the best. I am making my best efforts. Whatever best efforts you can make from your side, do that. That's it. Nothing else. Any other question? बेसिकली आप यही पूछ रहे हैं कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे डेटा होते हैं तो कैसे सेग्रीगेट करें. देखिए आप इनिशियली तुमको बैठने के लिए कुर्सी तो नहीं चाहिए सर, मुझे नहीं चाहिए. आई एम कंफर्टेबल. बैठो. तो अभी इनिशियल ईयर ऑफ प्रिपेयर, आप अभी तैयारी आपने जस्ट स्टार्ट की है, करेक्ट? ऐसा है क्या? 2 months वाली, इसलिए आप शायद ये सवाल है. क्योंकि मेरे साथ भी हुआ पहले, जैसे मेरे पास डेटा आया, मैंने पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ा तो मेरे 6 पेज के नोट्स बने पहले दिन में. तो लगा कि मैं सब कुछ NHF 5 का डेटा आया तो सब कुछ मैंने खुद से लिखना शुरू कर दिया. पर मैं देखा जब 20 दिन हुआ तो भाई वो 100 पेज के नोट्स हो गए. एंड वो पेज आप नहीं रिवाइज़ कर सकते. मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें तो आप किसी भी डेटा को सेग्रेट करने का आप एक थंब रूल समझ लीजिए. आप किसी भी डेटा को समझिए. फॉर एग्जांपल केस स्टडीज़, जैसे कुडुम्बश्री में SHG है, केरला में कुडुम्बश्री सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसने गवर्नमेंट का भी हेल्प किया, फ्लड में भी हेल्प किया. अच्छा, अब आप सोचिए इसको लिखना है कि नहीं, इसका टेस्ट मैं बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल पहला टेस्ट, आप इसको सोचेंगे कि ये डेटा अगर मैं पिछले साल के एग्जाम मान लो, फॉर एग्जांपल यू वर राइटिंग मेंस लास्ट ईयर, तो ये डेटा, ये जो केस स्टडीज़ है वो रेलेवेंट था कि नहीं है ना. मतलब ये इसमें तो कुछ डेटा है नहीं, वो तो लास्ट ईयर भी रेलेवेंट है. मैं 1 साल बाद लिखूंगा तब भी रेलेवेंट है. तो पहला टेस्ट ये होना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर आप नोट कर रहे हैं न्यूज़पेपर से, तो आप ये सोचिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो 1 साल पहले और 1 साल या 2 साल बाद भी रिलेवेंट है कि नहीं. वो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2 साल बाद एग्जाम देंगे, इसलिए नहीं, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सिर्फ वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा लिखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरी बात, क्योंकि जो लास्ट में बहुत सारे आप जो ईयर बुक होते हैं या अगर कोई भी मैगजीन आप लास्ट में फॉलो कर लें तो उसमें जो पॉइंट वाले डेटा होते हैं, जैसे इतने % हो गए, वो % हो गए, वो आ जाएंगे. अच्छा, और न्यूज़पेपर से मैं बार बार डेटा अपडेट करने क्यों नहीं बोल रहा हूँ. फॉर एग्जांपल RBI का हर बार मॉनेटरी पॉलिसी 2 महीने में चेंज हो जाएगा. तो आप 2-2 महीने में आपको ट्रेंड बस पता होना चाहिए, जिग जैग चल रहा है कि हॉकिश चल रहा है कि डोविश चल रहा है, वो कंसेप्ट पता होना चाहिए. तो आप जो न्यूमेरिकल डेटा होते हैं
उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है शुरू में, क्योंकि लास्ट में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो जो लास्ट एक महीने में जो इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट आता है दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू गिव यू वेरी ऑथेंटिक डेटा। तो डेटा मोस्टली आपको ऑथेंटिक सोर्स से ही उठाने हैं, न्यूज़पेपर से आप जो केस स्टडीज़ हैं या कुछ वैसे एग्जाम्पल है जो आप कोर्स कर सके उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। How to prefer state PCS and UPSC simultaneously? स्टेट पीसीएस अब क्योंकि अलग अलग स्टेट पीसीएस का अलग अलग डिमांड होता है, आपका कुछ स्पेसिफिक है तो बताइए। सर उड़ीसा का तो सर No, I don't think there is not much difference. अच्छा। The prelims is general studies. अच्छा, Only 10-15 questions are state specific. ओके, That's it. Otherwise, everything is same. Whether it is UP or it is Madhya Pradesh or it is Odisha or it is West Bengal or it is Nagaland or it is Assam, immaterial. For me, everything is same. तब तो For फिर- me, there is not much difference. Try to understand. Mother of all exams is civil services exam. Typically, what is famous statement? That civil services exam is the mother of all exams. Once you prepare for civil services GS, that means 85% of GS is taken care of. 85% of base is made. And if you are in a position to pass UPSC pre, IAS pre, 100% you take it from me, you are going to pass state pieces. ऐसा होता है, कोई फेल हो जाता है क्या? यस सर, वो पढ़ के तो हो जाएगा सर। हाँ, अगर यूपीएससी पास हो गया है, अगर यूपीएससी का प्री पास हो रहा है बंदे का, तो मैं आई एम नॉट सीन द पर्सन हु इज पासिंग यूपीएससी प्री, ही और सी इज गोइंग टू फ्लंक स्टेट प्री. You are flunking UPSC pre, you will flunk state, and maybe that you may pass the state pre. That can happen, but vice versa rarely happens. But as an exception may be there, that some people who must have passed UPSC, they must have flunked in the state exam, but rarely it happens. What is the difference? Only 15%. And what are those 15% questions? Art, history, culture and geography of that particular state. कौन सी रिवर है, महानदी कहाँ से आती है, चिल्का कहाँ है, चिल्का सांबर, चिल्का लेक, करेक्ट, साल्टिस वाटर, व्हाट इज सैलिनिटी ऑफ चिल्का लेक, व्हाट इज डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल रिसोर्सेस which are prevalent to this, what is Hirakund demand, Hirakund dam, but there was a demand of Hirakund state long back. There was a demand in 1964 of Hirakund dam, Hirakund states consisting of Sambalpur area in your district. There was the people used to fight and there was an Naxalite movement due to that, correct. So you must know all those kind of historical facts of this thing. The very same way you ask about Sahajanand Saraswati, you must know about so many other things. Biju Patnaik, my father used to say Biju Patnaik means 50% Odisha. So if you do not know about Biju Babu, what he did, what his daughter was doing, Geeta Mehta. Geeta Mehta is a great writer. She has written so many books. So many books. So if you do not know about Geeta Mehta's books, if you do not know about Biju Patnaik, you do not know about Nandini Satpathy, you do not know about Udiya journals, Udiya newspapers, Samaj and whosoever largest circulation, those kind of basic informations, 15% is different. Otherwise 85% prelims is taken care of by UPSC, correct? So he will answer general questions. और जैसे स्टेट पीसीएस में जो मेंस होता है, तो मेंस का तो काफ़ी सेक्शन, आप अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस में आपको सही में मैं बताऊं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बाद आपका जो यूपीएससी का प्रिपरेशन दैट इज़ मच मोर इनरिच्ड, योर आंसर विल बी बाउंड टू बी इनरिच्ड, क्योंकि जो सिर्फ उड़ीसा का करेंगे देयर हैव वेरी पैरोकियल व्यू कि भाई उसी के चीज़ों को समझना, पर अगर आप यूपीएससी का करेंगे तो आपको इंटरनेशनल भी पता है, इंटरनेशनल के साथ इंडिया का कनेक्शन भी पता है, फिर इंडिया में फेडरलिज्म के थ्रू उड़ीसा का क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी पता है, तो मेंस में तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। प्री के लिए आपको थोड़ा स्पेसिफिक अलग करना पड़ सकता है। बोलिए सर, फर्स्ट रीडिंग में जैसे कोई क्वेश्चन 50-50 हो रहा है तो उस पर कितना टाइम दें और आगे बढ़ जाना, अगर कोई जैसे कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो 4 ऑप्शंस है, तो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी आंसर अगर कर रहा हूँ, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट सही रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आंसर नहीं खोजता हूँ। मेरा आंसर था कि ये आंसर नहीं होगा, मेरा अगर मुझे कोई भी आंसर भी आता है तब भी मैं आंसर नहीं खोजता हूँ, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है यूपीएससी में सबसे आसान जो क्वेश्चन होगा ना, वही लोग सबसे ज़्यादा गलत करके आते हैं। वो हर बार का ही है, मतलब आज आपके साथ नहीं, वो हर साल होगा और हर साल होते रहेगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन बहुत लोग गलत करेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि कोई प्रेसिडेंट का अगर ऑर्डिनेंस रूल है आर्टिकल 123, तो मैं ये देखूंगा कि ये कौन सा मैं ये काट दूँ, ये तो नहीं हो सकता, फिर ये नहीं हो सकता, फिर इस दोनों में अच्छा ये आंसर है। तो पहली बात मैं आंसर कैसे करता हूँ ये बता दिया। अब आपका क्वेश्चन है कि 50-50 है, तो मेरा अगर मैं पहले 3 इटरेशन में मैं पेपर करता हूँ हमेशा। पहले इटरेशन में अगर मैं 4 ऑप्शन है और मेरे 2 ऑप्शन कट गए, तो मैं 2 ऑप्शन इसको काट दूंगा और मैं पूरा स्ट्राइक आउट कर दूंगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ
तो मेरा ध्यान इस पे जाए ही ना, मतलब मैं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इस ऑप्शन को देखने में कि भाई मैंने ये ऑप्शन, क्योंकि मैं काट चुका हूँ, हो सकता है इसमें से आंसर हो, फिर भी मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ ये दोनों आंसर नहीं है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 2 हियर, ठीक है, और यहाँ पे अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है तो मैं ये ऑप्शन काट दूंगा, मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ और जिसका हो गया तो उस पर कुछ नहीं लिखता हूँ। इससे क्या हुआ कि जब मैं सेकंड इटरेशन में आऊँगा तो अब मेरे पास पेपर में दिख रहा है कहाँ कहाँ 2 लिखा हुआ है, क्योंकि अब मेरे को 2 ऑप्शन में ही खेलना है। तो मैं तीसरे जहाँ 3 लिखा हुआ है उसको मैं नहीं जाऊँगा, मैं बस 2 ऑप्शन वाले में खेलूंगा, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान है मेरे लिए। तो मैं तुरंत सारे पेपर को पलटूंगा, जहाँ जहाँ 2 ऑप्शन है उसको, अब वहाँ पे मैं 3 ऑप्शन नहीं करूँगा, अब मैं वहाँ पे अपने आप को एंगेज नहीं करूँगा। आई विल टेक अ कॉल, मेरे को बनाना है ये क्वेश्चन, आई विल मार्क 1 आंसर, जो भी अकॉर्डिंगली सही होगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था, जब मैं नेक्स्ट इटरेशन में आऊँगा तो मैं सबसे पहले जहाँ जहाँ 2 ब्रॉड में लिखा हुआ है, एंड आई ऑल्सो यूज़ कलर पेन्स, ताकि मेरे को, क्योंकि एग्जाम में वो 3 सेकंड 4 सेकंड बहुत मैटर करता है, मतलब वो 3-4 सेकंड गजब का मैटर करेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब आप लोग सब कुछ फॉलो कर ले, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको सुनना है। तो 2 मैं लिखाऊंगा, मैंने सेकंड इटरेशन में क्या किया, बस 2 वाले को 1 से 100 तक में जहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है पहले मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं जाऊँगा कि भाई 3 जहाँ जहाँ लिखा है, क्योंकि उसमें से मेरे को 3 ऑप्शन में से चुनना है, एंड वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी। उसके बाद 3 ऑप्शन वाला कर लिया, फिर लास्ट में एकदम ही कुछ नहीं आता है तो मोस्टली तो मैं ट्राई करता हूँ छोड़ने का, पर एक टाइम रहता है तो लोग मार देते हैं। लास्ट में थोड़ा संभल के होना पड़ता है, क्योंकि मेरे को याद है लास्ट में मैं एक क्वेश्चन मार दिया और वो गलत हो गया, और नहीं मारता तो फिर उस बार भी सिलेक्शन हो जाता। मतलब थोड़ा सा संभल के करना होता है लास्ट वाले मोमेंट में, क्योंकि टेम्प्ट नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने 90+ कर दिया है तो फिर टेम्प्ट तो नहीं होना है। 90+ आप कर दिया तो अब जो चारों ऑप्शन आपके नहीं मारे हुए तब उसमें मत खेलिए। अगर आपने एकदम ही 60-60 किया है तब तो ऐसे भी नहीं होना है, इससे अच्छा भाई मार के ही आओ, है कि नहीं। तो ये है, क्लियर हो गया आपका बात? ओके, हाँ बोलिए। स्टार्टिंग में मैं जैसे एकदम ही बताऊंगा, आपको सिंपल ऑप्शनल पे ध्यान देना है। अगर आपको इंटीग्रेटेड स्टडी ज़्यादा सोचनी ही नहीं है कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ, आप एक चीज़ बहुत रिलीजियसली कर सकते हैं, वो न्यूज़पेपर आप पढ़ें, फिजिक्स ऑप्शनल करें और प्री के लिए पढ़ें। सिंपल सी बात है। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो अगर आपका फिजिक्स पहले हो गया है ना, तो आप उस गैप में आप जीएस मेंटेन कर लेंगे। आपको अगर आप सोचेंगे कि मैं फिजिक्स भी कर लूँ और जीएस भी कर लूँ और उसके बाद सब कुछ कर लूँ, तो ये थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो अननेसेसरी वो टाइम भी वेस्ट होगा और ना फिजिक्स हो पाएगा ना मेंस हो पाएगा। आई विल आल्सो ऐड ऑन, यस, आई इंडोर्स द सेम स्ट्रेटजी एज एन एक्सपर्ट। आई इंडोर्स द एग्जैक्टली व्हाटएवर यू सेड, दैट्स व्हाई आई केम हियर। My advice is that first you start from the optional and keep reading with the point of view of GS must be prepared widely, extensive studies, and where extensive is required, prelims point of view, correct? So keep preparing whatever the topics which are common to prelims and mains. Other than paper 4 of mains, ethics, all the 3 papers of mains are into the prelims. Good. History is required, geography is required, polity is required, international affairs are required, economy is required, and general science is also required, correct? So all 6 topics you prepare from the mains point of view, and along with mains prepare from what point of view? Mains point of view, but not answer writing, content. You must know all the articles. What is there in the constitution, all the basic concepts of constitution must be known to you. If certain things are in environment, those basic things you must know what is the things in the environment. Good, basic things. Then afterwards go through the PYQs, previous year questions. You have completed the history part, ancient history you have completed. Go for the previous year prelims papers, prelims questions in the last 10 years from those particular topics. Same thing in agriculture, same thing in your economy, so on and so forth. Good, that is the best way. Yes. Within that thing. Good. एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे आप आज कोशिश कीजिएगा, ये सब बात जो मैं बोल रहा हूँ तभी फ्रक्टिफाई होगा अगर आप जाके पेपर देखें। आप देखिएगा पिछले 3 साल 4 साल का पेपर उठाइए और उस पेपर का सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाइए। फॉर एग्जांपल 2019 या 2020 में एक क्वेश्चन था जिसमें खूब सारा लिखा था कि व्हेन यू वेक अप योर वॉच टेल्स यू टू वेक अप फॉर कॉफ़ी, बन जाएगा घूमने जाना है, ये सब पूरा बहुत सारा बात लिखा हुआ है। और 4 ऑप्शन, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, याद आ गया सबको? तो उसका आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। पर आप ऐसा ही, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना बड़ा उसके सही करने का प्रोबेबिलिटी आपका ज़्यादा होगा। ये मैटर ऑफ फैक्ट ले लीजिए, मैं श्योर बोलता हूँ ये सही होगा ही। अगर पर होता क्या है ना, बड़ा क्वेश्चन देख के हम सोचते हैं कि भाई बहुत बड़ा है, डिफिकल्ट है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जितना बड़ा क्वेश्चन है
मोर प्रोबेबिलिटी है आपका उसका सही करने का, क्योंकि आपको वहाँ पढ़ना होता है, थोड़ा आंसर उसमें ही होता है। तो आप जाके इन्वेरिएबली चेक कीजिए, आपका हर बार 2 क्वेश्चन ऐसा आ ही जाएगा जिसमें एकदम बहुत बड़ा सा बात लिखा होगा, मतलब इधर घुमा के, मतलब कि उसको मैक्सिमम लोग आधा पढ़ के ही छोड़ देंगे। श्योर है कि भाई इतना टाइम मैं क्यों वेस्ट करूं, पर आप सोचिए ना उस क्वेश्चन को पढ़ के आसाम से 100% आंसर आ रहा है। तो आप चेक कीजिएगा इस बार कि पिछले 4 साल में आपका हर बार सही होगा। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया ढंग से ऊपर से नीचे तो निश्चित है सही होना। तो ऐसे कुछ कुछ बात है जो प्रीलिम्स पेपर को देख के मुझे समझ में आई है। बताइए सर, कम से कम और अच्छा कंटेंट कैसे चूज करें? किसके लिए? इकोनॉमिक्स। अब ये कंटेंट यार चूज़ करने वाली बात पे मेरे को थोड़ा सा ये लगता है, अब जैसे आप NCERT है तो अब NCERT पढ़ लीजिए, मतलब कंटेंट को चूज़ नहीं करना, आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं ना मोस्टली यही होता है। और बात बाकी मेरा सारा जो एनालिसिस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही है। आप एक काम कीजिए, आपको अगर कंटेंट में दिक्कत आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने इस बार किया, मुझे GS3 में फ़ायदा हुआ। आपको किसी फॉर एग्जांपल आपको GS2 प्रिपेयर करना है, आपको लग रहा है कंटेंट की बहुत कमी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आप पेपर उठाइए, आप देखिए SHG आप पढ़ रहे हैं तो SHG के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। आप खुद का जो बनाया हुआ कंटेंट है ना वो आपका मच मोर बेटर देन सबका होगा। मतलब आप रेफर कीजिए, पर आप कोई एक ऐसे मत कर लीजिए कि आपको उसी कंटेंट से पढ़ना है। आप बस अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ये बना दीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ये हाँ बोलिए। सीरियल वाइज करना और सेक्शन वाइज करना कोई फर्क आता है या नहीं आता? क्वेश्चन अटेम्प्ट करना प्रीलिम्स में जैसे देखिए मैं बताऊंगा मेरा पहले पेपर में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है मेरे हिसाब से। अब जो है जनरली पॉलिटी सबको आता होता है, हम लोग पहले दिन से स्टार्ट करते हैं तो पॉलिटी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पर कुछ कुछ के पेपर्स में क्या होता है, करंट दे देता है या साइंस एंड टेक दे देता है जो कभी कभी टफ होते हैं। तो पेपर किस हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए, शुरू के पेपर ऐसा नहीं है, मैंने भी पहले भी किया है कि आपको पेपर, आपने पहला पेपर लिया, आपके देख रहे हैं कि आगे शुरू के 5-10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, तो गेम वहीं पे एंड होगा या एंड होगा। लोग मोस्टली क्या होता है, लोग शुरू से ही अटेम्प्ट करते हैं, सबका लगता है क्वेश्चन नंबर 1 से ही अटेम्प्ट करो और पैनिक करते ही हैं। मैंने खुद किया है, मतलब ये एज ए किसी का सुना हुआ नहीं बता रहा हूँ मैंने पहले देखा कि मेरे को पूरे 5 क्वेश्चन आते ही नहीं है। अब उस 5 क्वेश्चन की वजह से मैंने अपना 10 मिनट खराब कर दिया कि यार अब तो होगा ही नहीं, अब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि 95 क्वेश्चन और बचे। तो आपको पहले पेपर उठाइए, अगर आपका पेपर शुरू में नहीं बन रहा है तुरंत पीछे पलट लीजिए। एग्जैक्टली ये आप तुरंत 2 मिनट लगा के अपना पॉलिटी सेक्शन खोज लीजिए। मेरा कंफर्टेबल था पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, मैं तुरंत पॉलिटी उठाता था क्योंकि मेरे 10 क्वेश्चन पॉलिटी के सही हुए ही हैं, इस बार भी हुए हैं। तो मेरे 10 क्वेश्चन सही हो गए, अब मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। प्री में कॉन्फिडेंस का गेम बहुत ज़्यादा होता है, पढ़ाई तो एक लेवल की पढ़ाई जो की है उसमें ही कॉम्पिटिशन, ये बात भी समझ लीजिए। तो उसके बाद क्या गजब कॉन्फिडेंस का गेम है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आपका वो जो 50-50 आप बता रहे थे ना, वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो वहाँ से फिर वो सही होने शुरू होंगे। फिर आपको अरे मुझे याद है ये, मतलब यू विल स्ट्राइक दैट करेक्ट आंसर 50-50 के बाद। तो वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने पिच पे सेट हो गए हो। आप ऐसा नहीं कि आप सोचोगे मैं 50-50 में पहले अटेम्प्ट में, इसलिए तो मैं दोबारा पेपर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 50-50 को पहले मूवमेंट में टैकल करूँगा तो इट विल टेक माई टाइम फॉर श्योर, और हो सकता है फिर भी मैं गलत आऊँ। और एक बार आप जब क्वेश्चन देख लेते हैं, सबके साथ होता है, ऐसा कोई बहान बात नहीं। एक बार आप क्वेश्चन देख ले होते हैं और आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ते भी होते हैं, तब भी बैक ऑफ द माइंड में वो चल रहा होता है, ये श्योर है, और अचानक से आपको हिट करता है, आप जाते हैं उसको सही कर देते हैं। तो ये सब बहुत वैसी बात है जो कन्वेंशनल पढ़ाई कोई बताएगा तो नहीं बताएगा, क्योंकि मैं आपको कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ पेपर कैसे करना है। तो ये सब जो है वो सब चीज़ आपको हेल्प कर देगी। और किसी को कुछ बोलिए। प्रीलिम्स से कितना टाइम पहले आप स्पेसिफिकली पूरा फोकस प्रीलिम्स पर डालते? नहीं, जैसे अलग अलग अटेम्प्ट में जब मेरा प्री नहीं हुआ है तो उस वक्त अलग, जैसे फॉर एग्जांपल 2021 का जो प्री था उससे पहले मेरा प्री नहीं हुआ था, तो आई वॉज वेरी फोकस्ड। मतलब मैं 3 महीने पूरा प्री को दिया और मैंने 3 महीने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरा टेस्ट सीरीज से मेरा माइंडसेट ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा मैं नहीं करूँगा, तो उस 3 महीने पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था। और मैंने जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में बताया वो मैं 15 फरवरी को ऑप्शनल क्लास ख़त्म हुई थी, उसके बाद कर दिया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपका पहला बार है शायद, हाँ, तो आप ऐसा ही कीजिए कि जैसे ही सर का ऑप्शनल क्लास ख़त्म होता है तो आप ऑप्शनल करने के बाद थोड़ा तो ज़रूरी है फिजिक्स करना, नहीं तो फिर वो अपने ही नोट्स नहीं समझ में आएंगे फॉर श्योर। मैं खुद सबके साथ होता है, इतना ज़्यादा कंटेंट होता है एक क्लास में कि आप फिर उसको ये नहीं कर सकते। तो आप जैसे ही फिजिक्स ऑप्शनल ख़त्म हो उसके बाद आप प्री पे ही मेरे हिसाब से लग जाना चाहिए, क्योंकि भाई प्री अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर और फिजिक्स आपका किया हुआ है तो यू कैन वेल मैनेज, मतलब डिसेंटली मैनेज द मेंस, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा स्ट्रैटेजी आपके। बोलिए।
यार इसका तो आंसर सर ही अच्छा देंगे, मैं खुद ही फिज़िक्स में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ आंसर सही पर सर ये कुछ फिज़िक्स ऑप्शनल को लेके ये अभी इनके आंसर करने लायक नहीं है। पहले वही बोल रहा हूँ, वो आप पहले प्री कीजिए और क्लास मैं बस ये कर रहा हूँ, ये सब ऐसे जैसे बुद्ध थे ना, मतलब कि भाई अब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब क्या करना है, मतलब जो ज़रूरी चीज़ है उस पर ध्यान दीजिए। आप अभी फिजिक्स ऑप्शनल का क्लास ही कर लीजिए, मैं बस यही बता रहा हूँ, आप बस कुछ भी मत सोचिए, मैं इतनी गारंटी के साथ फिजिक्स ऑप्शनल का आप बस क्लास अच्छे से कर लीजिए। आप इतना मेक श्योर कीजिए कि आप जितने भी चीज़ हुए हैं आप कंसेप्ट समझें, आप हेल्प हो जाएगा। फिजिक्स में ये सब सोचना ही नहीं है, अगर आपको आंसर आ रहा होगा ना तो पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक नहीं लिखना है। अगर नहीं आ रहा होगा तो आपको कितना भी मैं बता दूँ कि अंडरलाइन कर लो, बॉक्स बना दो, जीएस थोड़ी है मतलब, तो वो आंसर आना चाहिए। अल्टीमेटली कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, इफ आंसर इज करेक्ट उल्टा लटक जाना पड़ता है आंसर करेक्ट करने के लिए। वही बहुत बात की बात है कि कहाँ से शुरू करें, नहीं खत्म, जरूरत ही नहीं है। मैं अरे ऐसे क्वेश्चन रिडंडेंट है, रिडंडेंट इसलिए क्योंकि अभी आए नए आए हैं, ये अभी कल परसों आए हैं, 6 दिन की क्लास हुई है, हो जाएगा। आया ऊँट पहाड़ के नीचे। किसी को और कुछ पूछना है पुलिस को लेके? हाँ बताइए। What all things to look out for while analyzing a previous year क्वेश्चन? ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन आया था गोल्डन मस्जिद वाला ही लेते हैं, ठीक है। उसमें उससे पहले एक क्वेश्चन आया कि इरावदी डॉल्फिन्स कहाँ मिलती है, कौन से रिवर में, फिर उसका गैंजेटिक डॉल्फिन था, घड़ियाल, और घड़ियाल वाला क्वेश्चन तो 5 बार आ चुका है, मतलब आप समझिए 2013 से 22 तक में 3 बार तो मुझे ही खुद याद है कि कभी स्नाउटेड माउथ वाला पूछ देते हैं, कभी चंबल में मिलता है नहीं पूछा। तो अगर आप देख रहे हैं गोल्डन मस्जिद, ठीक है, तो आपको गोल्डन मस्जिद गूगल करना है, क्योंकि कन्वेंशनल तो मिलेगा नहीं। आपको देखना है गोल्डन मस्जिद कहाँ मिल रही है, कौन सी रिवर में मिल रही है। अगर वो कह रहा है कावेरी में मिल रही है तो कावेरी के भाई ट्रिब्यूटरीज क्या है, और कावेरी रिवर के पास अगर कोई वाइल्ड लाइफ, जैसे काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कल ही एक काबिनी फॉरेस्ट रिजर्व का एक बहुत फोटो वायरल हो रहा है जिसमें एलिफेंट दौड़ रहा है, तो अब काबिनी जो फॉरेस्ट रिजर्व है, काबिनी फॉरेस्ट रिजर्व में काबिनी खुद एक रिवर है, तो वो रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है, मतलब ये अब वो इंटरेस्टिंग वाला थोड़ा होता है ना कि जानने के लिए, क्योंकि आप इसको पढ़ाई के तौर पे नहीं कर सकते, आप स्ट्रेस लेके नहीं कर सकते भाई अब गोदावरी की सारी ट्रिब्यूटरी जो है एकदम मैं रट लूँ तुरंत। 2 रटिए, मतलब 2 समझिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस जो है ना, आप क्वेश्चन आप बार बार अगर गूगल करेंगे, रेफर करेंगे तो वो डॉट्स कनेक्ट होंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा ही हुआ मेरे साथ, जब मैंने लास्ट टाइम जो गोल्डन मछली वाला क्वेश्चन देखा तो मैंने गूगल किया, मुझे साफ साफ दिख गया मछली है, बहुत बड़ी मछली है, इधर साउथ इंडिया में भी पाई जाती है, उसका एक वेरिएंट है ऊपर भी पाया जाता है, तो मैंने तुरंत टिक किया। और ये क्वेश्चन एक बार पहले फ्रॉग माउथ वाला आपको क्वेश्चन याद होगा, तो वहाँ पे 4 बर्ड के नाम दे दिए थे, मतलब एक बर्ड उसमें आइडेंटिफाई करना था। अब उसमें था कि एक फ्रॉग माउथ, अच्छा अब आप सोचिए उसमें एम्फीबियंस लिखा हो, एम्फीबियंस भी पूछ रखा था। अब कोई एम्फीबियंस है, अगर फ्रॉग ही होता तो फ्रॉग माउथ क्यों लिखते, अगर कोई फ्रॉग ही है तो फ्रॉग माउथ क्यों लिखना, वो तो फ्रॉग ही है, तो कुछ और है तभी उसको लिख रहे हैं कि वो फ्रॉग माउथ की तरह दिख रहा है पर वो है कुछ और। तो उस हिसाब से मैंने वो सही किया था, मेरा सही हुआ। गलत हो जाता तो फिर मैं कुछ और बोलता, ये भी सही बात है पर बात है कि पर उसमें मेरा, अगर मैं 10 क्वेश्चन में अगर ऐसा करूं तो 4 तो गलत होंगे ही, ये भी आप मान लीजिए, पर 4 क्वेश्चन में मेरा 6 जो मैं निगेटिव जहां ला रहा था, सेम कंसेप्ट ला के मैं 4 गलत कर दिया और 6 सही कर दिया, तो बहुत बड़ा गेन है यार, मतलब समझ लो क्वांटम जंप है। तो वही इसलिए अपना जो लॉजिक है वो गलत नहीं करना है, वो 4 क्वेश्चन की वजह से। आपके पास बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि हाँ कि इसमें चल गया तो बोल दिए, इसमें नहीं चला तो नहीं बोले, अरे सही तो है, 4 गलत हो गए तो हो गए, 6 तो सही हुए, तो 6 पे फोकस करो, उस 4 पे नहीं, ठीक है। उस तरह से आपको सारे ऑप्शंस को, मेरे को लगता है 4 ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस को आपको ये देखना है। आप हाँ करेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवरी ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है आपका जो टेस्ट सीरीज में आप जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे ना उससे ज़्यादा फ्रूटफुल है ये, मतलब बहुत फ्रूटफुल है, मतलब क्योंकि आप एक, और आपको इतना मतलब एक होता है ना निर्वाण, आपको सही में निर्वाण लगने लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो अभी देखा था, फिर 2016 में भी यही, कितना 18 में भी यही पूछ रखा है, 21 में भी, मतलब आप ऐसे ऐसे बोलोगे कि 4 बार तो यही पूछ रखा है सेम बात, तो ये कॉन्फिडेंस मज़ा आ जाएगा, फिर उसके बाद आप प्री से डरेंगे नहीं। और किसी को कुछ पूछना है प्री को लेके या कुछ ऐसे? मुझे लगता है सर इट्स गुड नाउ, गुड इनफ। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, गुड।